सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 7 को आगे पढ़ने वाले हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना है, जिससे वर्ष 2020 तक 1.5% CO2 उत्सर्जन में कमी की जा सके। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। शहरी क्षेत्रों में पब्लिक परिवहन का अधिक प्रयोग करने के लिए इस योजना को 2006 में चलाया गया तथा 2014 में इसकी पुनः समीक्षा की गई। और नेक्स्ट है सफ़र। भारत में वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सेवा सफ़र को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी पुणे द्वारा तैयार किया गया। यह एप्लीकेशन उपयोग करने वाले को रंग कोडित प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और वायु गुणवत्ता बताएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की पहल। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। देश के बड़े शहरी नगरों में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और ज़रूरी कार्रवाई करने तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया था। अच्छी 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100 और सामान्य रूप से प्रदूषित 101 से 200 और खराब 201 से 300, बहुत खराब 301 से 400 और गंभीर 401 से 500 नाम की 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्वों PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लेड पर विचार किया जाता है। वायु गुणवत्ता की वर्तमान माप के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन के लिए 8 मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। देश भर में कुल 36 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से जोड़ा गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदर्शन शुरुआती 10 शहरों से बढ़कर देश के 19 शहरों में किया गया है। नागरिकों की और ज़्यादा आसान समझ के लिए प्रत्येक शहर के आंकड़ों को समाविष्ट करके प्रतिदिन 4:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह एक संवैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया था और बाद में इसको वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसे शक्तियाँ एवं कार्य सौंपे गए। CPCB जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण संबंधित कार्यों को देखता है एवं पूरे देश के लिए कार्यक्रम का निर्माण करता है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सेवा भी देता है। यह झरनों तथा कुओं के जल की गुणवत्ता का मानक भी तय करता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देशव्यापी NAM का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस नेटवर्क में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 344 शहरों के 793 संचालन स्टेशन शामिल हैं। भारत में NAMP को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं। NAMP मतलब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। भारत में व्यापक वायु गुणवत्ता की स्थिति एवं प्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लेना, राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड का अनुपालन सुनिश्चित करना, वातावरण को स्वच्छ करने के
प्राकृतिक प्रक्रम को समझना एवं निवारक तथा सुधारात्मक कदम उठाना। NAMP 4 प्रदूषक पर नियमित निगरानी रखता है। SO2, NO2 पर SPM, RSPM या PM10 पर। राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड NAAQS को नवंबर 2009 में संशोधित कर 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया। NAAQS को नवंबर 2009 में संशोधित कर 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, आर्सेनिक, निकेल और बेंजो पायरीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा निर्देश। गंगा घाटी के राज्यों में ZLD की दिशा में 5 क्षेत्रों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के क्रियान्वयन की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता के संबंध में दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। भारत में वाहनों की जीवनावधि समाप्ति के संबंध में पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन विकास पर अध्ययन का कार्य शुरू किया गया है। शहरी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट भूमि भराव स्थलों में गंध निगरानी एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश के लिए अध्ययन कार्य शुरू किया गया है। लाल, नारंगी, हरित एवं श्वेत श्रेणी के तहत औद्योगिक सेक्टरों का वर्गीकरण। औद्योगिक सेक्टरों के श्रेणीकरण के मानदंडों में बदलाव करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को शामिल करके एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। कार्यकारी समूह ने प्रदूषण सूचकांक पर आधारित औद्योगिक सेक्टरों के श्रेणीकरण के मापदंडों को विकसित किया है, जो कि उत्सर्जनों, बहिर्रिसाव, उत्पन्न किए गए खतरनाक अपशिष्ट तथा संसाधनों के उपभोग की एक क्रिया है। इस परियोजना के लिए जल उपकर अधिनियम 2003, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विभिन्न प्रदूषणकारी तत्वों के लिए अब तक निर्धारित मानकों तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दून घाटी अधिसूचना 1989 से संदर्भ ग्रहण किए जाते हैं। तदनुसार औद्योगिक सेक्टर के श्रेणीकरण के परियोजनार्थ 6 प्रदूषण सूचकांक की रेंज पर निम्नलिखित मापदंडों को अंतिम रूप दिया गया है। औद्योगिक सेक्टर जिसका प्रदूषण सूचकांक योग 60 और इससे ऊपर हो वे लाल श्रेणी में आते हैं। औद्योगिक सेक्टर जिसका प्रदूषण सूचकांक 41 से 59 के बीच हो वो नारंगी श्रेणी में आते हैं, और जिसका 21 से 40 हो वो हरित श्रेणी में आते हैं, और जिसका 20 या 20 से कम हो वो श्वेत श्रेणी में। नई शुरू की गई उद्योगों की श्वेत श्रेणी उन औद्योगिक सेक्टरों से संबंधित है जो व्यावहारिक रूप से गैर प्रदूषणकारी होते हैं। श्वेत श्रेणी के उद्योगों के प्रचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना ही पर्याप्त होगा। सामान्यतः पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में लाल श्रेणी वाले उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक।
CEPI की अवधारणा वर्ष 2009-10 के दौरान औद्योगिक समूह के व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए आरंभ की गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस अवधारणा के आधार पर वर्ष 2009-10 के दौरान 88 मुख्य औद्योगिक समूहों का व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन किया था। पहचान किए गए 88 मुख्य औद्योगिक समूहों में से 16 राज्यों के 43 औद्योगिक समूहों जिनका CEPI योगफल 70 एवं इससे ऊपर था कि अत्यधिक रूप से प्रदूषित औद्योगिक समूह के रूप में पहचान की गई है। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण तथा इसकी रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में इस अधिनियम के पारित होने के पीछे जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही है। यह 29 मार्च 1981 को पारित हुआ था और 16 मई 1981 से लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्य मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। 1987 में इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 19 के तहत केंद्रीय बोर्ड को मुख्यतः राज्य बोर्डों के काम में तालमेल स्थापित करने के अधिकार दिए गए हैं। राज्यों के बोर्ड से परामर्श करके संबंधित राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है और वहां स्वीकृत ईंधन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के प्रयोग पर रोक लगा सकती है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ऐसी कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं खोल सकता जिसका वायु प्रदूषण अनुसूची में उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना, औद्योगिक इकाई स्थापित करने से पहले बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना और वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना, अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुपालन की जांच के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश का अधिकार, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार, प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार। इस प्रकार वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण कानून है जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न केवल औद्योगिक इकाइयों की निगरानी की शक्ति देता है बल्कि प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का भी अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है एवं यह जैवमंडल में पोषक तत्वों के संचरण एवं चक्रण में सहायक है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है एवं गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है परंतु जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों का जल में सांद्रण इतना अधिक हो जाता है कि वह जल की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानवजनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला
ऐसा अवनयन जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदाय के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के स्रोत उत्पत्ति के आधार पर दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बिंदु स्रोत और अबिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत इसके अंतर्गत ऐसा प्रदूषण आता है जिसमें प्रदूषक जल के निश्चित स्रोत से आते हैं, जैसे नगरपालिका क्षेत्र का सीवेज स्थल एवं फैक्ट्रियों का बहिर्स्राव स्थल। अबिंदु स्रोत इसके अंतर्गत ऐसे प्रदूषण को शामिल किया जाता है जिसमें प्रदूषकों का बहिर्रिसाव किसी पृथक स्रोत से नहीं होता है। इसमें प्रदूषक एक विस्तृत क्षेत्र से आते हैं। उदाहरण के लिए शहर के वर्षा जल का बहाव, कृषि क्षेत्र का बहाव, धोबी घाट, खुले में शौच, पशुओं के शव इत्यादि। बिंदु स्रोत प्रदूषण को उपयुक्त तकनीक का प्रयोग कर नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु अबिंदु स्रोत प्रदूषण को नियंत्रित करना कठिन है। जल प्रदूषण के कारण घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोतों में मिलना, कृषि में प्रयुक्त पूर्वक एवं खरपतवार युक्त जल का नदी में मिलना, तेल अधिप्लाव, रेडियोस्क्रिय तत्वों से युक्त रसायन का जलीय तंत्र तक पहुँचना, विद्युत ऊर्जा केंद्र से निकले उच्च तापयुक्त जल का जल स्रोत में निकास, नहाने व कपड़े धोने के लिए नदी जल का प्रयोग। तेल अधिप्लाव सागरीय क्षेत्रों में तेल टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने से तेल रिसाव के कारण तथा तटीय क्षेत्रों में तेल खनन से फैले प्रदूषण के कारण प्लैंकटन मछलियों व समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ टन से अधिक तेल का परिवहन होता है तथा परिवहन के दौरान लगभग 6.01% तेल का रिसाव समुद्र में होता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 200 लाख गैलन तेल सागरीय जल को प्रदूषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन में रिसाव से भी तेल अधिप्लाव की समस्या उत्पन्न होती है। तेल अधिप्लाव का प्रभाव, स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव। तेल अधिप्लाव का असर स्थानीय उद्योगों पर पड़ता है, जैसे पर्यटन उद्योग, मत्स्य उद्योग, स्विमिंग एवं सेलिंग। हालांकि इसका प्रभाव सीमित समय तक ही रहता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, समुद्री जलीय तेल से प्रभावित भोजन मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तेल अधिप्लावित क्षेत्रों में आग लगने से श्वसन, आंखों के रोग आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग अस्थमा, गले में इन्फेक्शन, आंखों में जलन, माइग्रेन आदि की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। जलीय पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल फैलाव का असर समुद्री वनस्पति पर पड़ता है। प्रवाल भित्तियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जलीय जीव जंतुओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल अधिप्लाव के कारण प्रत्येक वर्ष लाखों प्रजातियां नष्ट हो रही है। इससे खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। तेल अधिप्लाव नियंत्रण के उपाय, रासायनिक विधि द्वारा और भौतिक विधि। रासायनिक द्वारा डिटर्जेंट का प्रयोग कर तेल को बुलबुले के माध्यम से वाष्पीकृत किया जाता है, परंतु इससे जलीय पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। दहन प्रक्रिया द्वारा तेल को जलाकर 98% तेल अधिप्लाव को हटाया जा सकता है, परंतु इस तेल अधिप्लाव स्तर की मोटाई कम से कम 9 मिलीमीटर होनी चाहिए। और जैविक विधि, टेरी द्वारा विकसित ऑयल जैम्पिंग जैविक उपचार की एक विधि है। इसमें बैक्टीरिया का प्रयोग कर तेल अधिप्लाव को नियंत्रित किया जाता है।
ये ऑयल जैपर बैक्टीरिया तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाकर उसे गैर हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा, यांत्रिक में बूम, इसमें एक प्रकार की दीवार बना दी जाती है। सोर्बेट्स, यह एक तरीका है जिसमें या तो अवशोषण या सोखने द्वारा तेल को हटाया जाता है। स्कीमर, यह एक प्रकार के वैक्यूम क्लीनर के समान है जो तेल को खींचता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। जल प्रदूषण से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अभिलक्षणों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित पदार्थों के अधिक्य के कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे कुछ संवेदी जीवों जैसे पलकों, मोल्स्क एवं कुछ मछलियों की मृत्यु हो जाती है। मात्र कुछ सहनशील प्रजातियां जैसे एनेलिड तथा कुछ कीट ही कम डीओ में जीवित रह पाते हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन में जीवित रह पाते हैं। ऐसे जीवों को प्रदूषित जल की सूचक प्रजातियों के रूप में पहचाना जाता है। जैवनाशक, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स और भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी आदि जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सीधे ही नष्ट कर देती है। उच्च तापमान पर जल में ऑक्सीजन का विलयन कम होता है, अतः उद्योगों से निकले अपशिष्ट गर्म जल को जब जलाशयों में डाला जाता है तो वह उनकी डीओ की मात्रा को कम कर देता है। डीओ की मात्रा लवणता बढ़ने पर घटती है और दाब के बढ़ने पर बढ़ती है। डिजोल्विंग ऑक्सीजन की मात्रा लवणता बढ़ने पर घटती है तथा दाब के बढ़ने पर बढ़ती है। डीओ, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डीओ की मात्रा 8.0 mg जब जल में डीओ की मात्रा 8.00 से कम हो जाती है तो ऐसे जल को संदूषित कहा जाता है। जब यह मात्रा 4 से भी कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। बीओडी, जैविक ऑक्सीजन मांग। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ डीओ निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है। साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, यह जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। एमपीएन, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना एवं मापा जा सकता है। प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन पाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुएं आदि को पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है। EPA 2010 राष्ट्रीय झील आकलन में भारत की 20%
झीलों में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदूषक पाए गए। इससे जलीय पारितंत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जलीय पारितंत्र में सुपोषण, जैवावर्धन आदि प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ति पर भी पड़ता है। इससे प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोतरी होती है। और मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणुओं, परजीवियों एवं कृमियों के कारण संक्रमणजन्य रोगों जैसे पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब होने आदि का खतरा रहता है। यह संक्रमित जल पीने, नहाने, खाना बनाने आदि के लिए अनुपयुक्त होता है। भारी धातुओं से युक्त जल के प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। पारायुक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से 1956 में जापान में मिनामाटा बीमारी से अनेक लोगों की मौत हो गई थी। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अत्यधिक वैसिले पदार्थ मिथाइल पारा में बदल जाता है, जिससे अंगों, होठों, जीभ आदि में संवेदन शून्यता, बहरापन, आंखों का धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है तथा यकृत एवं फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस फेफड़ों के कैंसर का एक रूप रोग हो जाता है। आर्थिक प्रभाव। जल प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर होता है। स्वच्छ पानी के मूल्य की तुलना में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना महंगा पड़ता है। जल प्रदूषण से मछलियों व अन्य जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। इसका नकारात्मक प्रभाव पर्यटन पर भी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार जल प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष $50 बिलियन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होता है। जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल प्रदूषण को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रभावशाली तरीकों से अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज में 99.9% जल एवं 0.1% प्रदूषक होते हैं। शहरी क्षेत्रों के घरेलू सीवेज के 90% से अधिक प्रदूषकों को केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हटाया जा सकता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल। कुछ उद्योगों द्वारा सामान्य विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन किया जाता है, जिसका निपटान नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है, किंतु कुछ प्रदूषकों जैसे तेल, ग्रीस, भारी धातुओं आदि का निपटान विशेष निपटान संयंत्रों द्वारा किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे कारखानों से निकले अपशिष्टों को बिना शोषित किए नदियों, झीलों एवं तालाबों में विसर्जित न करें। कृषि अपशिष्ट जल। कृषि क्षेत्र में अनेक अपरदन नियंत्रण प्रणालियों द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है। किसान उर्वरकों व कीटनाशकों की आवश्यकता से अधिक उपयोग न कर तथा जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग कर जल की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए एवं जल प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न कुप्रभावों से अवगत कराना चाहिए।
तो इसको अगली वीडियो में करते हैं नेक्स्ट।